हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 218 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 219 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है। तो आपका प्रश्न है, भारत के लिए पूर्वी घाट के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इस क्षेत्र की जैव विविधता के संरक्षण हेतु कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। आपने लिखा है, पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग पर पश्चिम बंगाल को छूता हुआ उड़ीसा की महानदी से तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों तक फैला हुआ क्षेत्र है। यह उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों के जंगली जीवन अभ्यारण्यों, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों, वाद्य आरक्षित क्षेत्रों, बाघ आरक्षित क्षेत्रों सहित रामसर वेटलैंड को संरक्षित करता है। पूर्वी घाट मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनस्पति है, जो उच्च आर्थिक लकड़ी औषधि पूर्वी घाटियों का प्रतिनिधित्व करता है तथा सैकड़ों फूल पौधों तथा पेड़ों की प्रजातियों के साथ साथ पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के कुछ समुदायों जैसे जटापू, सवारा, खोंड, कोंडाडोरा आदि के लिए स्थानिक है। ये क्षेत्र दुनिया में एशियाई जानवरों की सबसे बड़ी व्यापक श्रेणी का घर है। यहाँ के समुदाय जंगलों पर निर्भर हैं और उपचारात्मक पौधों का जबरदस्त उपयोग करते हैं। साथ ही यह क्षेत्र बौद्ध खंडहरों का घर है तथा अपने दक्षिणी छोर पर पहाड़ियों की कई श्रेणियों बनाता है, जो कि अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। इसलिए पूर्वी घाट में उच्च पहाड़ी पर्वत माला की जलवायु आमतौर पर आसपास के मैदानी इलाकों और पहाड़ियों को काफी बागानों और सूखा वन के अभ्यारण्यों का घर है। भारत के लिए पूर्वी घाट की महत्ता बहुमूल्य है, क्योंकि सर्वप्रथम ये क्षेत्र बंगाल की खाड़ी प्रमुख प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जिसे जलमार्गों का विभाजन कहा जाता है तथा इसके महत्वपूर्ण जलमार्ग गोदावरी महानदी, कृष्णा कावेरी नदियों पर हैं। आर्थिक दृष्टि से इसे दक्षिणी पूर्वी एशिया का द्वार भी कहा जाता है। इससे दूसरी प्रमुख महत्ता पर्यटन का प्रमुख केंद्र है, जो कि प्राकृतिक सुंदरता प्रेमियों के लिए पहली पसंद है। खनिज संपदा की दृष्टि से इस क्षेत्र की महत्ता और बढ़ जाती है। साथ ही मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त स्थान की खोज पूर्वी घाट पर पूरी होती है, क्योंकि विभिन्न प्रजातियों की मछलियों का उत्पादन यहाँ से होता है। पूर्वी घाट व्यापारिक व प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ सांस्कृतिक समृद्धता का अद्भुत उदाहरण है, जो कि अपनी संस्कृति एवं कला और परंपराओं को बखूबी से सहेजा हुआ है। ठीक है। पूर्वी घाट में हुए एक शोध के अनुसार ये क्षेत्र भारत के सर्वाधिक दोहन किए गए और निम्नीकृत पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। इस क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने में भारतीय खनन, शहरीकरण, बांध निर्माण, लकड़ी संग्रहण, कृषि विस्तार गतिविधियां प्रमुख हैं। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि से अत्यधिक दोहन, असुरक्षित पर्यटन से समस्याएं और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव से वर्षा में कमी, जिससे तापमान वृद्धि से मृदा की नमी में कमी आदि कारणों से वनाग्नि की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे जंगलों में स्थानिक प्रजातियों का पुनरुत्पादन नहीं हो पाता। शोध एवं अध्ययनों की रिपोर्ट से पता चला है कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जैव विविधता में तेजी से कमी आ रही, जिससे अध्ययनकर्ता इस क्षेत्र में तत्काल संरक्षणकारी रणनीतियों के निर्माण पर आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। अतः ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राज्यों के वन विभागों द्वारा पूर्वी घाट के जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रित पहलों की शुरुआत की जानी चाहिए, जिससे स्थानीय दुर्लभ, लुप्तप्राय एवं संकटग्रस्त प्रजातियों तथा स्थानिक प्रजातियों के घटते मूल निवास स्थानों की रक्षा की जा सके। राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों की सीमा को स्थानिक और संकटापन्न प्रजातियों की समृद्धि के आधार पर पुनर्परिभाषित किया जाना चाहिए। देखिए, आपने उत्तर काफ़ी अच्छा लिखा है, सारे बिंदु आपने कवर किए हैं, सारे डायमेंशन आपने कवर किए हैं, लेकिन गलती क्या हो गई, आपने इन सारे डायमेंशन को एक्सप्लेन कर दिया, और जब आपने एक्सप्लेन कर दिया तो आपका उत्तर वर्ड लिमिट को क्रॉस कर गया। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि आपने जो लिखा है इसको संक्षिप्त करना है। अब प्रश्न उठता है कि एक भी पॉइंट छूटे ना, और हम संक्षिप्त कैसे करें। तो आपको एक्सप्लेन नहीं करना है किसी भी चीज़ को। देखिए, होता क्या है कि कई बार हम लोग इस चीज़ में
डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आखिरकार हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसके वेटेज को हम कैसे समझें। जैसे आपका ये पूरा का पूरा अगर हम उत्तर देखें तो यहाँ से शुरू होकर पहले पेज से दूसरे पेज में, ठीक है, यहाँ तक पूरा दूसरा पेज और ये तक यानी कि इसके पहले तक दूसरे पेज तक में हमने क्या किया, केवल क्वेश्चन के पहले पार्ट को एक्सप्लेन किया, अर्थात भारत के लिए पूर्वी घाट के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, दूसरे पार्ट को हमने एक पेज में एक्सप्लेन किया, जबकि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का वेटेज ये कह रहा है कि दूसरे को आपको सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, पहले को बस संक्षिप्त रखना है। समझ गए कैसे? देखिए, आप जब पहले को बता रहे तो पहला तो आपने बेसिक बता दिया, तो लगभग 50 शब्द तो यही ले गया। ठीक, अब आपको लगभग 50 से 100 शब्दों में या 75 शब्दों में क्या करना है कि इसके सेकेंड पार्ट को बताना है, यानी कि महत्व। ठीक है, आपने पहले बेसिक बता दिया पूर्वी घाट क्या होता है, और इसी के साथ साथ महत्व बता दीजिए, जैसे कि आपने यहाँ पे बता दिया है। अब आपने जब यहाँ पे बता दिया उड़ीसा राज्य, विभिन्न राज्यों के, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जंगली जीवन अभ्यारण्यों, ये वर्ड यूपीएससी का नहीं है और ये वर्ड ऑथेंटिक नहीं है। खासतौर पर जब आप हिंदी में कोई वर्ड लिखते हैं, आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं वन्य जीव अभ्यारण्यों, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यानों तथा बाघ आरक्षित क्षेत्रों सहित रामसर वेटलैंड को संरक्षित करता है। इसके अलावा यहाँ पर कई प्रकार की पादप प्रजातियां भी उपलब्ध हैं जो यहाँ स्थानिक प्रजातियों का वर्णन करती हैं, साथ ही पर्यटन के लिए खूबसूरत जगह को ये महत्व प्रदान करती हैं। साथ ही साथ ये जो है प्रमुख जलमार्गों पर स्थित एक घाट है जो कि हमारी सामरिक दृष्टि से बंगाल की खाड़ी और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ता है। इतनी लाइनें आप यहाँ पे अगर ऐड कर देंगे 5 से 6 लाइनें, तो क्या होगा कि आपकी ये जितनी भी लाइनें हैं ना, ये सारी शॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि मेरे कुछ पॉइंट तो इसमें छूट जाएंगे, तो बिल्कुल छूटेंगे। आपको क्या करना है, उन पॉइंट को यहाँ पे यूज कर लेना है। कैसे यूज करेंगे अब आप, जैसे सपोज कीजिए कि आपका यहाँ पे पॉइंट कौन सा छूट रहा है, खनिज संपदा का। ठीक है, हमने जानबूझकर छोड़ा है, क्यों छोड़ा अभी हम आपको बताएंगे, ताकि पॉइंट रिपीट ना हो। खनिज संपदा का आपका यहाँ से पॉइंट छूट जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक सुंदरता को हमने थोड़ा सा लिया है, थोड़ा सा छूट जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो इसकी उर्वरता वाला क्षेत्र है ये पॉइंट छूट जाएगा। क्लियर, और यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट और छूटेंगे पहाड़ियों को लेकर, ये जो बौद्ध खंडहरों का घर है ये पॉइंट छूट जाएंगे। क्लियर, कॉफी बागानों, सूखा, ये सारे पॉइंट छूट जाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे कि इन पॉइंट्स को सजेशन में यानी कि संरक्षण अगर हम कर लेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, वहां पे यूज कर सकते। कहने का मतलब सिंपल सा है कि महत्व के जितने भी आपने पॉइंट लिखे ना, इनको 2 पार्ट में कर दो। एक पार्ट को शुरू में एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कि इसमें 2 से 3 लाइन और कौन कौन सी ऐड कर देंगे, तो पहला पैरा आपका ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब आप उसके बाद तुरंत बताओ जैव विविधता के संरक्षण हेतु तो कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। वो तो तब बताओगे जब आपको पता हो जैव विविधता के संरक्षण में आने वाले खतरे कौन कौन से हैं। तो खतरों के लिए आप इनको बता सकते हैं कि कैसे जनसंख्या वृद्धि, तीव्र खनन, मानवीय शहरीकरण, बांध निर्माण, कृषि विस्तार की गतिविधियां, ठीक है, झूम कृषि को बढ़ावा, वनाग्नि, इतने सारे कारण यहाँ पे हैं। ठीक, अब आप क्या करेंगे, उपाय बता देंगे कि साहब इसके ये उपाय किए जा सके, जनसंख्या को सही से रेगुलेट करना चाहिए, वनाग्नि के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे खनन उद्योग को वहाँ की ग्रामीण जरूरतों के हिसाब से ही फुलफिल करना चाहिए ताकि विकास सतत रूप से हो सके। और यहाँ पे सतत वर्ड जरूर उपयोग करना, क्योंकि सतत का मतलब ये शो कर देता है कि हम ये नहीं कह रहे कि आप खनन मत करिए, खनन करिए लेकिन सतत हो। ऐसा ना हो कि इतना दोहन कर दो कि उसके बाद वहाँ पे कुछ बचे ही ना। ठीक है, तो ये चीज कर सकते हैं। कृषि विस्तार के लिए आप बता सकते हो नई नई तकनीकों को अपना सकते हैं, ड्रिप सिंचाई पद्धति को अपना सकते हैं। ठीक है, ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं, ये सारी चीजें बता सकते हैं। पर्यटन के लिए आप बता सकते हैं सर्किट्स का निर्माण कर सकते हैं, जैसे बुद्ध सर्किट हम बनाए, ट्राइबल सर्किट हमें बनाना चाहिए। क्लियर, तो ये चीजें आप यहाँ पे बता सकते हैं। अब जब आप ये चीजें बता देंगे तब आप क्या बताएंगे, यहाँ पे
निष्कर्ष में जाते जाते अगर उपयुक्त उपायों को अपना लिया जाए, सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में मिलकर सहयोग व विकास की रणनीति को फुलफिल करें तो यहाँ न केवल खनन के उचित साधनों का कुशलतम उपयोग किया जा सकता है, जबकि भावी भविष्य के लिए पर्यटन की सुविधाओं को काफ़ी अच्छे से प्रमोट किया जा सकता है। साथ ही उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से होने वाली बारंबार हानि से भी इस क्षेत्र को पूरी तरह से रिलायबल बनाया जा सकता है। मतलब उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात का जो तूफान आता है बंगाल की खाड़ी में, हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, तो उससे क्या होगा कि मदद भी मिल सकती है, अर्थात हमारी जो वहाँ का पूर्वी घाट होगा वो रेजिलिएंट बन सकता है पूरी तरह से, यानी कि उन चक्रवातों का सामना कर सकता है। कारण डेवलपमेंट जब वहाँ पे आ जाएगा, सड़कें अच्छी हो जाएंगी, विकास जब वहाँ पे सतत होगा, खनन जब उचित होगा तो लैंडस्लाइड की घटनाएं कम से कम होंगी। ठीक है, वहाँ पे जो जल है प्रदूषित कम होगा, जंगल जब कम समाप्त होंगे तो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी भी प्रमोट हो सकती, भूमि जो है वो उर्वर हो सकती। यानी कि कहने का मतलब इसको सॉर्ट कर देना है पूरी तरीके से। और मैं आपको एक सजेशन ये भी देना चाहूँगा कि देखिए होता क्या है कि हम पहली बार जब आंसर लिखते हैं तो काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। मानता हूँ आप तो फिर भी अच्छा आंसर लिखे, मतलब इतना सब कुछ इसमें संक्षिप्त कर दिया, लेकिन जब आप एक बार लिख लें आंसर तो क्या होता है ना, एक बार लिखने के बाद अपना ही आंसर पढ़ने के बाद आपको इसका शॉर्ट फॉर्म तुरंत पता चल जाता है कि अरे हम इन पॉइंट को तो शॉर्ट भी कर सकते थे, ये लाइन अगर हम हटा दें, ये लाइन अगर हम इरेज कर दें, ये लाइन अगर इरेज कर दें तो हमारा तो उत्तर शॉर्ट में भी बन जाएगा, है ना। तो आप यही किया करें। अगर आपने मान लीजिए 2 घंटा 3 घंटा लगा के एक उत्तर लिखा, ठीक, उसको लिखने के बाद आपने 500 वर्ड तक का उसको लिख दिया, तो एक बार 1 घंटे बाद उस प्रश्न को फिर से पढ़ें और उसको फिर सॉर्ट करके अपनी दूसरी कॉपी में लिख लें। क्लियर। और सॉर्ट कैसे करेंगे, जब भी सॉर्ट करने की बात आती है ना, आप लोग हमेशा कहते हो सर सॉर्ट कैसे करें फर्स्ट टाइम में, तो सॉर्ट ऐसे किया जाता है। आपने मान लीजिए क्वेश्चन देखा, ठीक है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इतना पैरा तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो हमने सारी बातें वही लिख दी जो नीचे हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, अब आपने जब यहाँ लिख दी तो अब आप ये देखिए, क्या हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन लिखें? नहीं लिखने की जरूरत है। केवल इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पादपों की विभिन्न प्रजातियां मिलती हैं। और पादप वर्ड यूज करिएगा। देखिए पेड़ पौधों के लिए पादप वर्ड उपयोग किया जाता है, तो पादप उपयोग कर लीजिए। तो ये सैकड़ों फूल पौधों की लाइन आएगी क्या? नहीं आएगी, कट जाएगा पूरी तरीके से। ठीक, समुदायों की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि इतने तथ्य हमें याद नहीं रहेंगे। क्या एशियाई जानवरों की जरूरत है? बिल्कुल नहीं जरूरत, क्योंकि ऑलरेडी हमने वन्य जीव अभ्यारण्य कर दिया, तो वो तो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट में आ गया ना। यहाँ के समुदाय ये बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर आया कि बौद्ध खंडहर, ये लाइन अच्छी है, इसको यहाँ पे रोक लो और सोचो इसको हम निष्कर्ष पे डाल देंगे। क्लियर। फिर बात आती है अपने दक्षिणी छोर पर पहाड़ियों की कई श्रेणियां बनाता है, ये भी हमें नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी हमने बता दिया आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड। ठीक, उच्च पहाड़ियां पर्वतमाला की, ये भी हमें नहीं लिखना है। कॉफी बागानों, इसको लास्ट में लिख लेंगे, कॉफी बागानों और सूखे को। यानी कि आप देख रहे हो कि इतनी लाइनें काटने के बाद हमें केवल 2 लाइनें मिली। समझ रहे, यही आपको करना है बाद में। अब देखो होता क्या, ये काफ़ी मेहनती का काम होता है। आंसर राइटिंग लिखना वैसे भी दुनिया का सबसे बोरिंग काम यूपीएससी वाले एस्पायरेंट्स को लगता है, जो नॉन सीरियस होते हैं। ठीक है, जो सीरियस होते हैं उनको इसी में मज़ा आता है। और फिर आखिर का यूपीएससी है क्या? क्या चाहता है कोई व्यक्ति की यूपीएससी में मेहनत ना करनी पड़े? भाई आंसर राइटिंग तो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आंसर राइटिंग वास्तव में आपको क्या सिखाती है? पैसेंस, धैर्य। आपको ये सिखाती है कि आप एक ही चीज को जो सॉल्व नहीं हो पा रहा, उसको नई चीज को कितनी लगन से सीख सकते हैं, वो है आंसर राइटिंग। बार बार आपका आंसर गलत हो फिर भी आप खड़े हो दोबारा और बोले कि हाँ मैं आंसर लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिखूंगा, उसको कहते हैं पैसेंस। ठीक है, तो ये एक तरीके के आपको रोज हराता है और रोज आपको जिताता है। इसीलिए इस गेम को बहुत अच्छी तरह से खेलना चाहिए और कभी डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं। और जब सॉर्ट करेंगे तो ये जो डायग्राम है ना, इसको यहाँ पर मत बनाइए। इस डायग्राम को आप इस पैरा के नीचे लाइए। जैसे ये पैरा आपने लिख दिया, इसको यहीं पे ले आइए। यहाँ ले आएंगे तो क्या फ़ायदा होगा कि एग्जामिनर देख लेगा कि अच्छा पश्चिम बंगाल को टच कर रहा है। और हो भी सकता है, मे बी ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपके इस पैरा को ही ना पढ़े, केवल आपके मैप को ही ये देख के समझ जाए कि अच्छा बंदे ने तो यहाँ पे पूरी चीज़ें लिख दी हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। चलिए ये हो गया। फिर बात आती है यहाँ पे ये
जो शोध और अध्ययन की रिपोर्ट है ऐसे डिटेल में मत दिया करिए, क्योंकि होता क्या ना, देखो आपने यहाँ पे शोध लिख दिया, ठीक है, फिर यहाँ शोध लिख दिया, इससे एग्जामिनर को लगेगा कि आप न्यूज़पेपर की लैंग्वेज लिख रहे हो, यानी कि आप रिसर्च पेपर लिखने जा रहे हो। रिसर्च पेपर में नहीं होता कि हम डालते हैं कि शोधों से ये प्रूफ होता है कि डॉक्टर ने ये वैक्सीन बना दी, तो ये बार बार आपको मेंशन नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको लिखना है ये वर्ड, तो यहाँ पे एक वर्ड चलता है ज्योग्राफी में या इन्वायरमेंट में, वो क्या, भूवैज्ञानिकों के द्वारा, क्लियर, भूवैज्ञानिकों के द्वारा माना जाता है कि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जो जैव विविधता है वो काफ़ी अधिक है, ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अतः यहाँ पे खनन की प्रक्रिया को सतत बनाया जाए, ना कि उसको असीमित रूप से दोहन किया जाए। अब देखो ये वाली लाइन को मैंने, ठीक है, और इस वाली लाइन को एक साथ मिक्स कर दिया, तो हमें इतनी ज़रूरत ही नहीं ऊपर की लाइनों की। और जब आप निगेटिव बताते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ बताएंगे, और जब निगेटिव आप बता रहे होंगे तो आप यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, वो अच्छा हो जाएगा। होता है क्या, जब हम फ्लो चार्ट बहुत बना देते हैं तो बेकार हो जाता है, लेकिन यहाँ फ्लो चार्ट बन सकता है। कैसे कि इसके क्या क्या खतरे हैं, तो आप यहाँ, क्योंकि खतरे पे तो क्वेश्चन नहीं पूछा ना, इसलिए खतरे को फ्लो चार्ट में डाल सकते हैं। और फिर हम क्या कर सकते हैं, उन्हीं खतरों को फ्लो चार्ट में डालने के बाद उन खतरों के संरक्षण के उपाय बता सकते हैं। मान लीजिए मुझे अगर लिखना हो तो मैं यहाँ ब्रैकेट में खतरा डालता, यहाँ डालता जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, शहरीकरण, खनन की बढ़ती प्रक्रियाएं, बांध अनियमित बांध निर्माण। यहाँ ध्यान देना, मैंने वर्ड बोला अनियमित बांध निर्माण, मतलब बांध निर्माण आवश्यक है लेकिन अनियमित नहीं आवश्यक है। मान लीजिए कि हमें पता है कि इस रिवर पे बांध बनाना एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है, बट हमने फिर भी बना दिया। जैसे टिहरी बांध है, हमें पता है कि वो काफ़ी खतरनाक है और हो भी जाता है, लेकिन फिर वही बात है कि हमने क्यों बनाया। तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि अनियमित बांध निर्माण नहीं होना चाहिए, पर्यावरणीय प्रभाव। और यहाँ एक और वर्ड आप यूज कर सकते हैं, क्या, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करके। जब आप सजेशन देंगे ना तो वहाँ ये वर्ड जरूर डालना है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। क्यों, क्योंकि हाल ही में गवर्नमेंट ने 2020 का जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो एक्ट था उसमें अमेंडमेंट कर दिया काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर। किस चीज़ को, कि अब पहले वहाँ पे निर्माण हो जाए उसके बाद उसका असेसमेंट करो। पहले क्या होता था एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक्ट में या प्रोविजंस में, कि पहले उसका असेसमेंट किया जाता था कि यहाँ पे ये चीज़ बनानी उचित है या नहीं है, एनवायरनमेंट के लिए कितना पॉजिटिव और कितना निगेटिव है। तो आप इस लाइन को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप करेंगे। हाँ, जो मैं बता रहा था मेन बात, उससे तो मैं हट ही गया। आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे आप बना देंगे कि खनन की प्रक्रिया, शहरीकरण, बांध निर्माण अनियमित रूप से, ठीक है, ये वनाग्नि, अनियमित कृषि विस्तार की गतिविधियां, असुरक्षित पर्यटन, ठीक है, और मौसमी गतिविधियां, और ब्रैकेट में डालो चक्रवात। अब इतना आपने यहाँ फ्लो चार्ट बना दिया, तो ये आपको फिर पूरा पैरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप इसके उपाय बता दो फटाफट, यानी कि कहने का मतलब जो हमसे नहीं पूछा गया उसको शॉर्ट में कर दिया और जो पूछा गया उसे एक्सप्लेन कर दिया, समझ गए। और फिर निष्कर्ष में तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। उम्मीद है कि आप इसको काफ़ी डिटेल से समझ गए होंगे कि हमने इसमें क्या क्या बिंदु बताएं, और ये भी समझ गए होंगे कि आपको अपने उत्तर को कैसे सॉर्ट करना है। और दूसरी अच्छी बात जो आपने की है, जो मुझे अभी तक शायद किसी भी पर्सन के आंसर में देखने को नहीं मिली, वो ये अंडरलाइन, ठीक है। अब अंडरलाइन जब आप करते हैं ना तो रुक रुक कर मत करिए। यहाँ पे अंडरलाइन ऐसी लग रही है जैसे बड़ी स्लो की गई हैं। अंडरलाइन हमेशा ऐसे फास्ट किया करिए। बाघ आरक्षित, रामसर वेटलैंड, जंगली जीवन अभ्यारण्य, नीलगिरी पहाड़ियाँ, महानदी, बस इतनी यहाँ पे कर दिया। फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ऐसे कर दिया, क्लियर। और जब अंडरलाइन करें तो कोशिश करें कि ये दोनों वर्ड की दूरियां थोड़ी ज़्यादा हों, ठीक है, नीचे। नहीं तो अंडरलाइन ऐसे लगता है कि जैसे आपने ये लाइन काट दी है, आप देख ही रहे हो खुद ही। मान लीजिए आप यहाँ पे अंडरलाइन कर सकें जैसे उपाय, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से लाइन लिखेंगे ना तो आपके अच्छे लगेगी उत्तर, क्लियर। और अंडरलाइन काफ़ी बड़ी बड़ी नहीं करनी, केवल छोटी छोटी जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है, सब में नहीं ज़रूरत है। जैसे मान लो मैं यहाँ अगर अंडरलाइन करता तो केवल वन्य जीव अभ्यारण्य और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का करता, इसमें ना करता, और लास्ट में रामसर में कर देता। मतलब डिजाइनेबल बनाओ। जैसे आपने घर में देखा होगा मिस्त्री मकान नहीं बनाता है तो एक ईंट वो क्या करता है, एक ईंट ऐसे लगाता है, ठीक है, फिर थोड़ी जगह छोड़ता है, एक ईंट ऐसे लगाता है, फिर थोड़ी जगह छोड़ता है। लेकिन जब यहाँ से ईंट लगाएगा ना तो इसके बराबर नहीं लगाएगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे एक हाफ ईंट लगाएगा, फिर बीच में यहाँ पे ऐसे हाफ लगा देगा, फिर ऐसे हाफ लगा देगा, यानी कि ये दोनों मिक्स हो जाएं, और फिर यहाँ पे ऐसे लगा देगा ताकि डिज़ाइन बन जाए। तो वही आपको करना है, क्लियर। तो उम्मीद है आप
का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करना है, कैसे अपने आंसर को सॉर्ट करना है। और अगर आंसर अभी सॉर्ट नहीं हो पा रहा है तो इतना चिंतित भी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम लिखने में ये दिक्कतें आती हैं और इन दिक्कतों से हमें गुजरना चाहिए। क्लियर? तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।